बोलने के लिए आप किस वजह से बोल पाते हैं, इस वजह से। एक्चुअल में मैं आपको एक और बात बताऊं, आप जब बोलते हैं तो आप सांस छोड़ते हुए बोलते हैं, आप सांस लेते हुए कभी भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जो लंग्स से बाहर जो हवा आ रही है वो इनके अंदर वाइब्रेशन करती हुई आपके बोलने का कारण बनता है। यहाँ पे फिर ट्रैक किया है, ये आपने देख रहे हैं ये वाली पाइप, दो पाइप जाती हैं। एक तो ये ऊपर ये सारा का सारा रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर की पार्ट है, इसके जो बैक साइड के अंदर है जो इसमें दिखाई नहीं गई है वो पैरेलल जा रही है और वो सीधा कहाँ से चली जाती है, ये देखो डायफ्राम, कल भी हमने पढ़ा था, इसके बैक साइड के अंदर चली गई है और कहाँ जाके मिल रही है, अंदर स्टमक के अंदर, और वो क्या कहलाती है, ईसोफेगस, है ना। कल आपने पढ़ा था ना ईसोफेगस, फूड पाइप, एलिमेंट्री कैनाल, बहुत सारे नाम थे उसके, है ना। एलिमेंट्री कैनाल तो क्या था, पूरा का पूरा सिस्टम ही था, जितने मुंह से लेके और एनस तक का। और ईसोफेगस ये फूड पाइप थी कि स्टमक तक जो ज्वाइन कर रही थी। उसके ऊपर ये एक पाइप लगी हुई है जिसके अंदर फारेंक्स है, लारेंक्स है, ट्रैकिया है, ठीक। और ये कहाँ पे जाके मिल गई है भाई, ये आपकी जो छाती है, चेस्ट कैविटी बोलते हैं इसको, जो कि ये पसलियों के साथ में प्रोटेक्टेड है। ये क्यों प्रोटेक्टेड है, क्योंकि लंग्स बहुत ही नाजुक ऑर्गन होते हैं, ये बिल्कुल रुई के फोए की तरह होते हैं। अंदर इनके अंदर क्या होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकी होते हैं, ठीक है, लंग्स के अंदर। अब एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हमें। द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर नोज, नाक से शुरू हुआ, नेजल पैसेज, ठीक है, ट्रैकिया, विंड पाइप भी बोलते हैं इसको, ये ट्रैकिया देखो ये रही, ब्रोंकी, ये ब्रोंकी है, और लंग्स एंड डायफ्राम, ये सारा डायफ्राम है, ठीक। और ये हमारे लंग्स हैं, और ऊपर ये रिब्स हैं, पसलियां जिसे बोलते हैं, रिब केज, इसके केज के अंदर ये रिब केज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये लंग्स को भी बचाता है, और इनके नीचे, लंग्स के नीचे हमारा हार्ट भी लाई करता है, हमारा दिल थोड़ा सा गहराई के अंदर है, ओके। और एक और बात बता दूं, दिल हमारा किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। दिल की शेप क्या होती है, दिल की शेप ये तो बिल्कुल भी नहीं होती है, दिल की शेप होती है आपकी, जैसे आपकी साइज, जो मुट्ठी का साइज होता है, इसी मुट्ठी के साइज के अंदर का आपका होता है। आगे हम इसी प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस में हार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, ओके। तो अब आगे हम देख लेते हैं, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस फ्रॉम द नोज, नोज से शुरू होता है ये। द एयर देन गोज इनटू द नेसल पैसेज, ये नेसल पैसेज के अंदर यहाँ पे आ जाती है एयर। द नेसल पैसेज इज लाइंड विद द फाइन हेयर्स एंड म्यूकस, ये आपको, जिसको आप बोलते हैं कि आपकी नाक के अंदर कई बार बाल भी होते हैं, भाई ये ज़रूरी होते हैं। क्यों होते हैं नाक के अंदर ये बाल वगैरह, ठीक है, अच्छे नहीं लगते, कई बार कटिंग भी करनी पड़ती है, ट्रिमिंग भी करनी पड़ती है। बाकी जो म्यूकस होता है, ये आपकी जो म्यूकस किस चीज़ को बोलते हैं, जिसे आप कहते हो कि जुकाम हो गया, जो लिक्विड होता है ना, सेमी लिक्विड, उसे म्यूकस बोला जाता है। ये किस लिए, आप बहुत सारी सांस लेते वक्त बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु, धूल, बहुत सारे जहरीली गैसें, ये सब आप इनहेल करते हो, आपके नाक के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं घुसती, सारे जो भी आप जिस इन्वायरमेंट में हो वो सब आपके नाक में घुसता है। तो ये फाइन हेयर्स जो होते हैं, ये उस जो आपको डस्ट पार्टिकल्स है उनको रोक लेते हैं, म्यूकस के साथ में अननेसेसरी चीज़ें, जीवाणु, कीटाणु, ये वहीं पे चिपक जाती हैं। ये भगवान ने बड़े सोच समझ के दे रखे हैं हमारी बॉडी के अंदर सारी चीज़ें। व्हेन द एयर पैसेज थ्रू द नेसल पैसेजेस, द डस्ट पार्टिकल्स एंड द अदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन आर ट्रैप्ड बाय द नेजल हेयर्स, ये मैंने अभी आपको बताया कि नेजल हेयर्स के अंदर ट्रैप हो जाती हैं, ट्रैप का मतलब फंस जाती हैं, और वो क्लीन एयर हमारे लंग्स तक पहुंचती है उसके बाद में। लेकिन ये क्लीन एयर के अंदर भी ये एयर ही है, ऑक्सीजन नहीं है ये अभी तक। द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड एज फारेंक्स, ये हमारा फारेंक्स पार्ट है, ठीक है, माउथ और इसके बीच में, लंग्स के बीच में। From the nasal passage, air enter into the pharynx and then goes into the windpipe. Trachea does not collapse even when there is no air in it because it is supported by the rings of the soft bones as cartilage. ये cartilage आपने कल भी पढ़े थे, ठीक है, ऐसे ऐसे छल्ले होते हैं। अगर आप एक पानी के अंदर, पानी की जो पाइप है आपने देखी होगी, अगर आप ठूठी से जब उसको लगा के ऑन कर देते हो तो पाइप फूल जाती है ना, ऐसे करके पाइप होती है, यहाँ से पानी आया तो ये फूल जाएगी यहाँ से। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि अगर कई बार इसके अंदर वैक्यूम बन जाता है तो ये बिल्कुल चिपक आ जाती है, गर्मी के अंदर खासकर। हमारा गला भी तो चिपक सकता है, नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये कार्टिलेजेस हैं, भगवान ने दे रखे हैं कार्टिलेजेस, इसके कारण इनके बहुत सारे काम हैं।
पहला क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, हमारे खाने को अंदर भी ले जाने के काम आते हैं ये। और विंड के जो अगर एब्सेंस ऑफ है, हवा नहीं है, तो ये हमारे गले के उसको नली को चिपकने नहीं देते विंड पाइप को। ठीक है, किससे बने होते हैं, कार्टिलेज और बोन से। अब कार्टिलेज क्या चीज होती है, एक होती है हड्डी, एक होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, ये एक तरह की बहुत ही सॉफ्ट हड्डी होती है। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होती है, जैसे आपके कान है ना, जो बिल्कुल एक कान के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, वो कान की हड्डी। ठीक है, ये मुड़ भी सकती है। द ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक एंड डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड एज ब्रोंकी एट इट्स लोअर एंड। ये फिर नीचे से यहाँ से चला गया और ये ब्रोंकी के अंदर देखो, एक भाग ऐसे बट गया और एक भाग ऐसे बट गया। दो भागों में, दो लंग्स हैं, एक इसमें और एक इसके अंदर चला गया। द ब्रोंकी आर कनेक्टेड टू द टू लंग्स। द लंग्स इज lies in the chest cavity or thoracic cavity which is separated from abdominal cavity by a muscular partition called diaphragm। ये एक्चुअल के अंदर में लंग्स, दो लंग्स के अंदर में विभाजित हो गई है। इस कैविटी को बोलते हैं क्या, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं इसे। और एब्डोमिनल कैविटी से ये सेपरेटेड है, एब्डोमन पूरा का पूरा इसको यहाँ तक ये इससे सेपरेटेड है। देखो ये हिस्सा और ये हिस्सा सेपरेटेड रहता है, किसकी वजह से, डायफ्राम और ये एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, मस्कुलर पार्टीशन कॉल्ड एज डायफ्राम। ये डायफ्राम है, ये मस्कुलर पार्टीशन है जो कि आपको जहाँ पे डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, इन दोनों भागों को विभाजित करता है। ईच ब्रोंकस थोड़ा सा दिखा दूं आपको। ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू द लंग्स टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड एज ब्रोंकियोल्स। ये जो ब्रोंकस भी होते हैं, ब्रोंकस जो होते हैं, ये बहुत सारे छोटे 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 छोटे, इस जैसे अंगूरों के गुच्छे होते हैं ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्रोंकियोल्स के अंदर विभाजित होते हैं। हमारे लंग्स के अंदर आप ये मान के चलिए जैसे अंगूर होते हैं ना अपने गुच्छे के अंदर, इस तरीके से ये ब्रोंकियोल्स होते हैं, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं ये, और ये रुई के फोए जैसे होते हैं। द पाउच लाइक एयर सैक्स एट द एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल्स आर कॉल्ड एज एल्वियोली। और इन ब्रोंकियोल्स के ये जो ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके दो लंग्स के अंदर विभाजित हो गया है। ठीक है, और यहाँ से ये आपके ब्रांचेस, ये ब्रांचियोल्स एक तरह से होते हैं। ये तो हो गए ब्रोंकस हो गया, ये इस तरह से, और इसके ऊपर से ये बहुत सारी जो और ब्रांचेस हो गई, ब्रांकियोल्स हो गया। इनके ऊपर ऐसे बहुत सारे छोटे 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एयर सैक होते हैं। एयर सैक का मतलब जैसे जिसके अंदर हवा जा सके, एक तरह से हवा को रखने की बोरियां छोटी छोटी सी। ओके, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं, एल्वियोली। आई होप सबकी समझ में आ गया होगा। आगे देखें, द वॉल्स ऑफ एल्वियोली आर वेरी थिन। और इनकी जो वॉल्स होती हैं बहुत थिन होती हैं। एंड दे आर सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज। और ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे भी प्रेजेंट रहती हैं। भाई आपकी बॉडी के अंदर जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, लाने ले जाने का, वो काम खून करता है। ठीक, और आपके लंग्स के अंदर भी काम कैसे चलेगा, अब वो सारा काम तो चलो ये कर रहे हैं, आपको ऑक्सीजन को सेपरेट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर रहे हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन को सेल्स तक ले जाने के लिए भी रेस्पिरेशन का काम, मतलब ही क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब यही तो बताया था ना शुरुआत के अंदर कि सेल्स तक जब ऑक्सीजन और खाना पहुंच जाता है तो वो ब्रेक डाउन होता है ना। तो वो ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड ही लेके जाता है आपका। डाइजेशन के टाइम के ऊपर जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो आपने देखा था एसिमिलेशन के टाइम के ऊपर आपकी यही ब्लड कैपिलरीज का नाम आया था, और ये वहाँ पे उस वाटरी लिक्विड जिसके अंदर ग्लूकोज होता है उसको सेल्स तक लेके जाती हैं। यहाँ पे भी ये ब्लड कैपिलरीज का नाम आ रखा है। ये भी आपके एल्वियोली से आपको ऑक्सीजन को लेके सेल्स तक लेके जाती हैं, और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाके यहाँ तक छोड़ती हैं, जिसको आप सांस छोड़ते वक्त बाहर फेंक देते हो। ओके, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इसमें और ज़्यादा समझ में आ जाएगा अब आपको। व्हेन वी ब्रीद इन, जब हम सांस लेते हैं, वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। जब आप सांस लेते हैं तो आप आपने देखा होगा कि आपकी छाती ऊपर की तरफ जाती है, आपकी पसलियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं, और आपका डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्ज, और आपकी चेस्ट बढ़ जाती है। ठीक है ना, चेस्ट फूल जाती है ना। बिकॉज ऑफ दिस एयर सक्ड इनटू द लंग्स एंड द फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोली।
जिसके कारण क्या होता है, जब आप अंदर सांस ले लेते हो तो ये सारे के सारे, ये जो हमने बताई थी ना, ये वाला जो आप एक बार याद कीजिए, ये जो एल्वियोलीज हैं, इसके अंदर सारे के सारे जो सांस है वो स्टक हो जाती है। एयर सैक, सैक का मतलब बोरी होती है ना, मैं बताया था, छोटे छोटे से बोरियां हैं ये, रुई के फो जैसी, तो ये इसके अंदर हवा हमारी ट्रैप हो जाती है। अब ट्रैप होने के बाद में फिर क्या होगा भाई, सांस अंदर तो चला गया हमारा। द एल्वियोलीज आर सराउंडेड बाय द थिन ब्लड वेसल्स कॉल्ड एज कैपिलरीज कैरिंग ब्लड इन देम। ये भी अभी आपको बताया है कि एल्वियोलीज कनेक्टेड किससे होती हैं, इनके अंदर भी ब्लड कैपिलरीज से कनेक्टेड होती हैं। सो द ऑक्सीजन ऑफ द एयर डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द एल्वियोली वॉल्स इनटू द ब्लड। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो एल्वियोली होती हैं, इनके साथ में मान लो ये कैपिलरीज हैं, ये कनेक्टेड हैं इसके साथ में, तो यहाँ से डिफ्यूजन की प्रक्रिया क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। तो यहाँ से इन कैपिलरीज के अंदर ये ऑक्सीजन घुस जाती है और ये कैपिलरीज जाके इनको सेल तक पहुंचा देती हैं। ऐसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके आई हुई होती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड इनको दे देती हैं और ऑक्सीजन इनसे ले लेती हैं। ओके, द ऑक्सीजन कंबाइंड विद द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द सेल्स टू रिलीज द एनर्जी। और यही ऑक्सीजन डाइजेस्टेड फूड जो आपकी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसके साथ मिलकर एनर्जी को रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जब भी खाने का ब्रेकडाउन होता है, वो आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है ना अभी पीछे, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी, तो वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रेस्पिरेशन के अंदर हमारे सेल्स टिश्यूज तक पहुंचाते हैं। टिश्यूज से फिर ये सारी की सारी जो कलेक्ट होके और हमारे जो ये कैपिलरीज हैं ये ले जाके एल्वियोली तक दे देती हैं उसको। ठीक है, ब्लड कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स वेयर इट इज डिफ्यूजेस इनटू द एल्वियोली। दोबारा एल्वियोली ऑक्सीजन तो उनको दे देती है और कार्बन डाइऑक्साइड उनसे ले लेती है। एंड व्हेन यू ब्रीद आउट एयर, और फिर जब हम अपनी सांस छोड़ते हैं, द डायफ्राम एंड द मसल्स अटैच टू द रिब्स, जो इसका डायफ्राम है हमारा और उसके साथ में जो हमारी पसलियां होती हैं, वो अब आप देखते हैं कि आपका नीचे जब आप सांस छोड़ते हैं ना तो नीचे की तरफ बैठती हैं एक बार, है ना, रिलैक्स हो जाती हैं। ड्यू टू विच आवर चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारी चेस्ट कैविटी इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ेगी और छोटी हो जाती है। दिस कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द चेस्ट प्रोड्यूसेस पुशेस आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कॉन्ट्रैक्शन का मतलब किसी चीज को बाहर की तरफ धकेलना, इस कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोली से ट्रैकिया से नॉस्ट्रिल, और फिर हम एयर के अंदर अपनी फाइनली सांस छोड़ देते हैं। बिल्कुल वही प्रक्रिया का उल्टा जैसे हमने सांस ली थी। ठीक है, आई होप बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये। एक चीज और, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट। द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज अ sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, आपके लंग्स के अंदर थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन को रख लेते हैं लंग्स, ताकि आपकी बॉडी एकदम से काम ना छोड़ दे। कम से कम भी 20 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड का टाइम मिलता है। और वो टाइम आप कब यूज करते हैं, मान लो आप कहीं पे नहाने गए हैं, गोता मारते हैं ना सांस रोक के अंदर, है ना, उस टाइम के ऊपर 30-40 सेकंड सांस रोक ली, तब तक लंग्स ने काम चला दिया, लेकिन फिर एकदम से दोबारा चाहिए आपको। ठीक है, तो ये देखिए साइंटिफिक प्रोसेस है ये, आपके बॉडी को पता है कि हाँ ये हमारे को रखना है। जैसे आपकी बाइक के अंदर, स्कूटी के अंदर पेट्रोल रिजर्व में रहता है ना, ऐसे ही थोड़ा सा ये भी हवा रखते हैं, ऑक्सीजन को रखते हैं अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन एंड इज हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन आवर ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर बहुत जल्दी घुल जाती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, इसलिए हमेशा ब्लड जो हमारे को कैपिलरीज जो लंग्स तक लेके आते हैं एल्वियोली, वो पानी की फॉर्म के अंदर वहां तक लेके आती है और फिर वहां से एल्वियोलीज के उसको दे देती हैं, आगे पास आउट कर देती हैं नेसल कैविटीज के थ्रू, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है चेस्ट की, और हम ब्रीद आउट कर देते हैं, उसको बाहर छोड़ देते हैं। रेट ऑफ ब्रीदिंग, अब किस प्रक्रिया से, कितने रेट से आप सांस लेते हैं, ये भी बहुत जरूरी है आपका जानना। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग पम्प्स इन ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो पढ़ लिया आपने, ठीक। ब्रीदिंग, पंप इन ऑक्सीजन किया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं।
ब्रीदिंग अकर्स इनवॉलेंट्रली बट द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ब्रेन। कौन डिसाइड करता है? अब आप सोते भी तो हैं। अब जब आपका सारा आप सो रहे होते हैं, क्या आप गिनते हैं कि या अब नॉर्मल जब आप जाग भी रहे होते हैं तो आप गिनते हैं मैंने कितनी बार सांस लिया? नहीं लेते ना, नहीं गिनते ना, क्योंकि ये सारा का सारा इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री एक्टिविटी कौन सी होती हैं? जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है इसको, ठीक है, रेस्पिरेशन को। आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन इसका अपने आप ध्यान रख लेता है। The average breathing rate in an adult man is at rest is about 15 to 18 times per minute. ब्रीदिंग रेट 1 मिनट में कितनी बार, अगर बिल्कुल आप रिलैक्स होकर बैठे हैं तो 15 से 18 टाइम आप 1 मिनट में सांस ले लेंगे और सांस छोड़ देंगे। द ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज विच इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटीज। लेकिन अब आप भागने लग जाओ, दौड़ने लग जाओ, खेलने लग जाओ तो उसी टाइम के ऊपर ये एक्टिविटी और फास्ट हो जाती है, कई बार सांस चढ़ जाती है। क्यों भाई? आपको ऑक्सीजन चाहिए होगी ताकि शरीर के अंदर, सेल्स के अंदर आपका भोजन जल्दी जल्दी टूटे और एनर्जी को रिलीज करे। उस एनर्जी को ही तो आप यूज कर रहे हैं दौड़ने में, भागने में। तो जितने जल्दी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी, आपके सेल्स सिग्नल देंगे कि भाई दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है और इसको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा एनर्जी की, तो जल्दी से सांस लीजिए। तो आपका ब्रेन सिग्नल करेगा कि ब्रीद इन ब्रीद आउट जल्दी जल्दी करी जाए, जिससे आपको सांस चढ़ना जिसको बोलते हैं। फिर आपकी अंदर ऑक्सीजन जल्दी जल्दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी जल्दी निकलती है ना। लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक। ये भी आपने देखा होगा कि कई बार सांस बिल्कुल चढ़ के अगर आप और ज़्यादा एक्सर्ट करते हो तो आपकी बॉडी गिव अप कर देती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम के ऊपर आपकी बॉडी वो सफिशिएंट अमाउंट के अंदर, आपके लंग्स तेज तो काम कर रहे हैं लेकिन उनका आप बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है जैसे कि आप स्कूटी की टॉप स्पीड के अंदर पूरे अपना थ्रोटल घुमा दिया, उसके बाद वो नहीं होगा, उसके बाद वो नहीं घूमेगी, ठीक है, वो गिव अप करने लग जाएगी। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट इन आवर ब्लड। एक चीज और, अब ये तो आपको पता चल गया था कि एल्वियोली से आप रेस्पिरेशन के थ्रू, ये जो एल्वियोली हैं यहाँ पे, ये रेस्पिरेशन के थ्रू आपका ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ये सारा का सारा आपका पहुँचाया जाता है सेल्स तक। लेकिन क्या चीज़ है वो? ऐसे कैसे क्या ऑक्सीजन भर जाएगी इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर? नहीं, ब्लड के अंदर आपके क्या एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, ठीक। ये हीमोग्लोबिन क्या है? ये हीमोग्लोबिन एक तरह का ऐसा सब्सटेंस लगा लीजिए कि जिसके साथ में ऑक्सीजन बाइंड अप हो जाती है, ठीक। और ऑक्सीजन बाइंड अप होने के बाद में एक पिगमेंट है। पिगमेंट का मतलब क्या होता है? एक रेड कलर का पिगमेंट है और इसी की वजह से आपके खून का कलर लाल होता है, ठीक है। ये रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि आपके ब्लड के अंदर एक ऑक्सीजन को बाइंड अप कर लेता है एल्वियोली के अंदर और फिर आप उस बाइंड अप करके सेल्स तक लेके जाता है। सेल्स पे वहाँ पे ले जाके ये रिलीज कर देता है, बाइंड अप करके मतलब रिलीज कर देता है, ये बाइंड आउट हो जाता है और आपके सेल्स उसको यूज कर लेते हैं। एक हेल्दी एडल्ट पर्सन के अंदर 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, 12 से 18 डेसीलीटर के आसपास में हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर। इतने ग्राम के अंदर, 1 डेसीलीटर के अंदर 12 से 18 ग्राम तक हीमोग्लोबिन होता है। अगर ये कम हो जाएगा तो क्या होगा? ये कम हो जाएगा तो आपकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और ये अक्सर कहाँ पे मिलता है? कईयों को बोलते हैं ना कि अनीमिया हो रखा है इसको, तो है ना, ब्लड की कमी हो रखी है। वो ब्लड की कमी नहीं होती, वो हीमोग्लोबिन की कमी होती है। वो हीमोग्लोबिन की कमी होने से ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है, और आपको सांस चढ़ने लग जाती हैं, चक्कर आने लग जाते हैं। अब समझ में आया? कईयों को बोलते हैं कि इसको तो अनीमिया है, इसको तो चक्कर आते हैं, कमज़ोर है। वो कमज़ोर का मतलब यही होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो रखी होती है। हीमोग्लोबिन बनता कैसे है? आयरन से बनता है ये। तो आयरन वाली चीज़ें खाएंगे, उनको आयरन की गोलियां देते हैं ना, फिर लेडीज़ को, गर्ल्स को कई बार एक पर्टिकुलर एज में आके उनको आयरन फॉलिक की गोलियां भी दी जाती हैं। लड़कों को भी बोला जाता है भाई आपने खाने के अंदर आयरन का सप्लीमेंट को रखो ताकि हीमोग्लोबिन खूब बने आपका, ओके।
The deficiency of hemoglobin in blood of a person reduces the oxygen carrying capacity of blood, resulting in breathing problem. इसकी वजह से फिर सांस भी चढ़ने लग जाते हैं, टायर्डनेस होने लग जाती है और आपको हमेशा थके थके रहने लग जाओगे. इसलिए यू ऑलवेज यूज आयरन रिच फूड. ठीक है, एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए आपको, जिससे आपका हीमोग्लोबिन हमेशा मेंटेन रहे. अब एक थोड़ा सा हम और देख लेते हैं. हमने ह्यूमन बीइंग का तो देख लिया है, अब रेस्पिरेशन इन अमीबा और बता देते हैं आपको एक बार. अभी तक ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आपको सारा कुछ क्लियर हो चुका है कैसे होता है रेस्पिरेशन. अमीबा आपने देखा है, एक सिंगल सेल एनिमल्स है. एक्सचेंज कैसे होता है इसके अंदर? बिल्कुल डिफ्यूजन होता है गैसेस का ब्रीदिंग के अंदर. जैसे अब सांस लेना सांस छोड़ना एल्वियोली होता है ना, एल्वियोली के अंदर जैसे होता है डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा कैपिलरीज कैरिंग ब्लड वो ऑक्सीजन ले लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे देती हैं एल्वियोली को. इसी तरीके से यहाँ पे डिफ्यूजन प्रक्रिया होती है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अमीबा टेक प्लेस थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन. उसके अंदर क्या होता है अमीबा के अंदर? अमीबा के अंदर ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना इसके थ्रू होता है. ये भी एक तरह का सेल ही है, जैसे सेल के अंदर होता है. वही आपको कोई नई बात नहीं है, पिछले साल पढ़ा हुआ है आपने. अमीबा पानी में रहता है, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको यूज करता है. ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर डिफ्यूजेस इन द बॉडी ऑफ अमीबा थ्रू सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन पानी के अंदर रहता है तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन इसकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होती है. डिफ्यूज का मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन. और कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो भी इसकी बॉडी के अंदर बनता है वो अपना ऐसी डिफ्यूजन की प्रक्रिया के थ्रू एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर भी निकाल देता है ना. और खाना कैसे खाता है? ये फागोसाइटोसिस होता है ना इसका. ये प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा खाना खाता है? फागोसाइटोसिस. क्यों? इसके स्यूडोपोडिया होती हैं, यानी कि नकली हाथ होते हैं. यहाँ पे खाना दिखा, आगे बढ़ा पानी में, इसको इंगल्फ कर लिया, बॉडी के अंदर आ जाता है खाना. ऐसे ही अब सांस भी ले लेता है. ठीक है. अर्थवॉर्म के अंदर, केंचुए के अंदर क्या होता है? अर्थवॉर्म एक्सचेंज द गैसेस थ्रू स्किन. आपने देखा होगा कि अर्थवॉर्म जमीन के अंदर भी रह लेता है. आपके दिमाग में कभी आया होगा यार इसका नाक क्या सारे दिन अगर हम मिट्टी के अंदर हमेशा रहेंगे तो हम तो सांस नहीं ले पाते. एक्चुअली अपने स्किन के साथ में ब्रीद आउट करता है. अर्थवॉर्म एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन नीडेड फॉर द रेस्पिरेशन थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन. और उसकी हमेशा वो बिल्कुल मॉइस्ट रहती है, मतलब चिकनी चिकनी सी इसकी स्किन रहती है, उसके थ्रू ये अपना रेस्पिरेशन करता है. ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द अर्थवॉर्म बाय इट्स ब्लड वेयर इट इज सिचुएट वेयर इट इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन. इसके अंदर भी ब्लड होता है लेकिन इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता. इसी वजह से अर्थवॉर्म का जो खून होता है वो मारेंगे भी तो वो सिर्फ एक लिक्विड लिक्विड दिखेगा आपको. ठीक है. अब कुछ तो कारण होगा कि आपकी बॉडी के अंदर रेड कलर का हीमोग्लोबिन होता है. ये कुदरत ने बड़ी सोच समझ के चीजें बनाई हुई हैं. इसके अंदर नहीं दे रखा, क्योंकि अगर अर्थवॉर्म का भी अगर ब्लड रेड कलर का होने लगता तो आप इसको खेती के यूज़ के अंदर लेते नहीं इसको, है ना. आप सोचते कि ये भी एक जीवित चीज़ है तो इसके लिए हीमोग्लोबिन इसके अंदर नहीं होता है. इसके अंदर दूसरा सब्सटेंस